बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन की बात है। टिकट खिड़की पर खड़ा हुआ एक लड़का टिकट मांगता है, पूछता है कि देवरिया का टिकट कितने रुपए का है। तो टिकट में बताया जाता है कि 90 रुपए का टिकट है। उस लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद देखता क्या है कि उसकी जेब में सिर्फ 40 रुपए रखे हुए हैं। अब उन 40 रुपए को देख रहा था और मांगे जा रहे थे 90 रुपए। 50 रुपए की कमी थी, इन कमी को कैसे पूरा करे। वो वैसे ही पहले से बहुत ज्यादा परेशान था। सीधा प्लेटफॉर्म पे जाता है, जाकर बेंच पर बैठ जाता है और कब पूरी रात निकल जाती है उसको पता ही नहीं चलता। रात भर सोचता रहता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं। परिवार की स्थिति वैसे ही खराब है। उसके दिमाग में एक बात और चल रही थी, वेल्डिंग का काम उसको ठीक से आता था, जेसीबी मशीन भी उसको चलानी आती थी। कई बार वो सोच रहा था कि क्यों ना जेसीबी मशीन चलाना शुरू कर दूं या फिर वेल्डिंग का काम करना शुरू कर दूं। बीच बीच में ये भी आ रहा था कि इतनी सारी जो पढ़ाई करी है, इस पढ़ाई का क्या करूं क्या ना करूं। ये सोचते सोचते जब दिन निकल आता है, उसके बाद वापस अपने कमरे पे पहुंचता है और कमरे पे आने के बाद अपने दोस्त को बताता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं, पढ़ाई लिखाई तो कुछ फायदा दे नहीं रही है, इसलिए वापस अपने घर जाना चाहता हूं। दोस्त ने समझाया, समझाने के बाद कहा कि इतना परेशान क्यों होते हो, मैं कोई ना कोई रास्ता खोजता हूं। जैसे ही दोस्त ने रास्ता खोजने की बात कही तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि रहे कहाँ, रहेगा तो उसे किराया देना पड़ेगा। तभी मकान मालिक से बात होती है और मकान मालिक कहता है कि मेरा जो लड़का है ना, वो पढ़ने में बहुत ही नालायक है, पढ़ता नहीं है, मेरे बेटे को तुम पढ़ा दो तो मकान का किराया मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ऐसे ही जब उस लड़के को पढ़ाना शुरू किया है तो उस लड़के के समझ में आने लगता है और आसपास के जो बच्चे थे उनको भी ये बात पता चल जाती है कि एक सर हैं जो बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। और जब ये बात 2-3 और बच्चों को पता चल जाती है तो बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। कोई नहीं जानता था कि एक बच्चे से शुरू हुई ये कहानी इतने हजार लाख करोड़ों बच्चों तक पहुंच जाएगी कि उस व्यक्ति को फिर लोग खान सर के नाम से जानेंगे और पहचानेंगे। आज खान सर की जो ख्याति है, विख्याति है, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन फिलहाल वो विवादों से घिर गए हैं। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया से। और देवरिया जिले का एक तहसील है जिसका नाम है सलेमपुर, और सलेमपुर तहसील का गांव लगता है नवलपुर। नवलपुर का रहने वाला एक खान परिवार होता है और खान परिवार ने अपने बच्चों की बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए यहां से रुख किया, जो कि देवरिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक तहसील है जिसका नाम है भटपार रानी। भटपार रानी में एक मोहल्ला है मालवीय नगर, और मालवीय नगर में ये परिवार रहने लगता है। और इस परिवार के मुखिया का नाम होता है बशीर खान। बशीर खान के 3 बेटे होते हैं और पत्नी होती है। परिवार यहाँ पर रह रहा था, तभी वो फैसला करते हैं कि क्यों ना खाड़ी देश जाएं। खाड़ी देश में अक्सर मुस्लिम लोग जाते हैं खाने कमाने के लिए, तो वो भी अपने खाने कमाने के लिए खाड़ी देश निकल जाते हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि वहां से पैसे भेजते रहेंगे, पत्नी इन बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देती रहेंगी। सबसे बड़ा जो बेटा होता है, सबसे बड़े वाले बच्चे का एडमिशन कराया जाता है इंग्लिश मीडियम में, जिस स्कूल का नाम होता है परमार मिशन इंग्लिश मीडियम। वहां बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, उसको चीजें आसानी से समझ में भी आती हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत थी भाषा की। भाषा यानी कि वहां पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी और उसकी जो समझ में इतनी जल्दी आता नहीं था। उसे थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि पढ़ने में होशियार होता है, लेकिन ये 8वीं क्लास तक वहां पर पढ़ाई करता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि उसने इसके बाद ये सीबीएसई का जो रुख था, मोड़ था, उसको बदल देता है और वो सीधा यूपी बोर्ड की तरफ चला जाता है। और यूपी बोर्ड से ही हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करता है और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद सीधा निकल जाता है इलाहाबाद की तरफ। स्नातक में एडमिशन लेता है और स्नातक में एडमिशन लेने के बाद उसने एक सपना पाला हुआ था, ख्वाब पाला हुआ था कि वो कुछ भी करेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर वो बनेगा तो फौजी बनेगा। चाहे कोई भी बेल्ट की नौकरी हो, लेकिन बेल्ट की नौकरी में खासकर फौज की नौकरी, उसमें ही जाना चाहेगा। और उसने एक बार एनडीए का फार्म भर देता है। जैसे ही एनडीए का फार्म भरता है तो उसका नंबर भी आ जाता है, इनकी वो परीक्षा को पास कर लेता है। और परीक्षा पास करने के बाद जब मेडिकल हो रहा था तो मेडिकल में वो लड़का अनफिट हो जाता है। और अनफिट इसलिए हो जाता है कि जो उसके हाथ होते हैं, हाथ को जैसे वो सीधा करता है तो वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सीधे हो जाते हैं, यानी कि टेढ़े से दिखने लगते हैं। इसलिए मेडिकल में उन हाथ टेढ़ों की वजह से उसको अनफिट घोषित कर दिया जाता है। अब उसका जो एक फौज में जाने का सपना था, ख्वाब था, वो टूट जाता है। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पढ़ाई के लिए वो इलाहाबाद की तरफ रुख करता है। इलाहाबाद में ही उसने बीएससी भी करता है, एमएससी करता है, ज्योग्राफी से एमए करता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना यहाँ से निकला जाए, और निकलने के बाद यहाँ से चला जाए सीधा पटना की तरफ। पटना जाएंगे, वहां पर कोचिंग करेंगे, कोचिंग करने के बाद आगे की जिंदगी को रास्ता बनाएंगे। यहाँ पर 3 दोस्त बनते हैं। 3 दोस्तों में उनका नाम होता है सोनू, पवन, हेमंत। हेमंत होता है बेगूसराय का रहने वाला, और ये लड़का जो होता है
ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। इसने परिवार वालों को ज्यादा मतलब नहीं होता है, परिवार वालों को इतना ही मालूम था कि लड़का पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी कभी कोई शिकायत नहीं आई। जो भी काम करता था पूरी शिद्दत से करता था, पूरी ईमानदारी से करता था। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था और उसने फिर यहां से जब हारने लगता है, परेशान होने लगता है, तभी उसने अपने एक दोस्त से कहा, दोस्त का नाम जो हेमंत होता है, बेगूसराय का रहने वाला होता है, कि दोस्त यहाँ कुछ काम धंधा चल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। इस बीच में मैंने जेसीबी चलाना भी सीख लिया था और साथ ही उसको बेल्डिंग का काम भी अच्छे से आता था। तभी उसने फैसला कर लिया कि गांव जाएंगे, वहीं पर जाकर ये काम कर लेंगे। तभी वो कहता है कि परेशान क्यों होता है, मैं तुम्हें 1-2 होम ट्यूशन दिलवा दूंगा, और होम ट्यूशन मिल जाएंगे तो इससे तुम्हारा घर का खर्च भी चलने लगेगा, यानी कि जो कमरे का किराया वो भी निकल जाएगा, और साथ ही जो पढ़ाई के लिए या खाने के लिए जो कुछ जरूरत की चीजें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला बच्चा मिलता है वो मकान मालिक का ही बच्चा मिल जाता है। मकान मालिक का जो बालक है वो पढ़ने में थोड़ा सा बदमाशी करता है, यानी कि दिलचस्पी कम लेता है। मकान मालिक कहता है कि अगर तुम मेरे बच्चे को पढ़ाओगे तो मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूंगा और तुम मेरे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो। पहला बच्चा मकान मालिक का होता है, जब उसको पढ़ाया जाता है तो 3 दिन में ही रिजल्ट निकलने लगता है, यानी कि वो बच्चा सिंसियर हो जाता है, उसको बातें समझ में आने लगती हैं और मकान मालिक को ये बात पसंद आती है। और उन्होंने 1-2 लोगों से और भी इस बात का जिक्र किया कि एक मास्टर जी हैं, बड़ा अच्छे से पढ़ाते हैं, और जो मास्टर जी का जब पता चल जाता है तो और जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं तो वो उनसे भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने कब गुजर जाते हैं और यहीं से एक रास्ता बन जाता है, यहीं से एक मंजिल आगे बढ़ने लगती है। और जो मंजिल आगे बढ़ने लगती है तब इन्होंने सोचा कि इन बच्चों को ना पढ़ा के सीधा कोचिंग सेंटर में खुद ही पढ़ाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी इनके बारे में बातचीत चलती है कि यही हमेशा तारीफ होती थी कि इनके समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। इसलिए उन्होंने एक कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया और उस कोचिंग सेंटर का नाम रखा खान जीएस रिसर्च सेंटर। और जैसे इस कोचिंग सेंटर का नाम रखा जाता है, पढ़ाना शुरू किया जाता है, तो उस वक्त ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। शुरुआत में उन्हें 6 बच्चे मिल जाते हैं और जो 6 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो शुरुआत में उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा हमें क्या पढ़ाएगा, जिसकी खुद भी दाढ़ी मूछ नहीं आई है। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ाना शुरू किया तो दूसरे या तीसरे दिन की बात है, ये संख्या 6 से 10 जस्ट डबल हो जाती है, कि 12 से 15 बच्चे हो जाते हैं और धीरे धीरे करके कब ये 150-200 की संख्या पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। अब वहां पे ख्याति बढ़ने लगती है, पहचान बढ़ने लगती है, सबके सब ये कहने लगते हैं कि कहां पढ़ रहे हो, कि खान सर के पास पढ़ रहे हैं। खान सर के नाम से ये मशहूर हो जाते हैं और इनकी असली पहचान थी, असली गांव, उनके परिवार की कोई जानकारी किसी को नहीं होती है और हर कोई उन्हें खान सर के नाम से जानने लगता है, पहचानने लगता है। इनके दिमाग में ये भी ख्याल आता है क्योंकि यूट्यूब का दौर शुरू हो जाता है और जैसे यूट्यूब का दौर शुरू होता है तो उन्होंने अपना यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और चैनल बनाने के बाद उस पर जो भी वीडियो बनाया करते थे, वीडियो बनाने के बाद उस पर अपलोड कर दिया करते थे और जैसी वीडियो अपलोड होती थी तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में इनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं लगभग 30,000 के आसपास। ये खुद ही वीडियो बनाते थे, खुद ही वीडियो बनाने के बाद उनको एडिट भी क्या करते थे और एडिट करने के बाद उनको अपलोड कर दिया करते थे। लेकिन वो वीडियो मशहूर होने लगते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट निकाल के लोगों ने उनका, जैसे कहते हैं कई बार निकालने के बाद उनके छोटे छोटे पार्ट बनाते थे और उन्हें अपने चैनल पर डालते थे, ना कि इनके चैनल पर चलती थी। इनके चैनल पर ना चल के दूसरे चैनल पर बहुत ज्यादा चलती थी और ये धीरे धीरे करके मशहूर होने लगते हैं। और फिर असली जो चैनल होता है जहां पर लॉन्ग वीडियो पड़ी हुई थी, जो छात्र छात्राएं थे जिन विषय के बारे में उन्हें दिलचस्पी थी कि इस विषय में और जानना चाहिए, तो उनके वो मूल चैनल पर पहुंचने लगते हैं। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। साल 2019 से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं और साल 2021 आ जाता है। अप्रैल का महीना था, तब तक इनके लगभग 94 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो जाते हैं यूट्यूब पर। और इसी बीच में उन्होंने एक वीडियो बनाया फ्रांस और पाकिस्तान के संबंधों पर। वीडियो जो बनाते हैं वो वीडियो का कुछ अंश ऐसे होते हैं कि बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं और जैसे वायरल होने लगते हैं तो खान सर को लेकर अब टिप्पणी शुरू हो जाती है। खान सर को अब लोग दो रूप में देखने लगते हैं, कुछ लोग उन्हें हिंदू कहने लगते हैं तो कुछ लोग उन्हें मुसलमान कहने लगते हैं, कुछ इनके असली नाम जानने लगते हैं तो कोई उन्हें अमित सिंह कहने लगते हैं। तमाम नाम उनके निकल के सामने आने लगे। लोगों ने उनके बारे में खोजना शुरू कर दिया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले नहीं है। तो सटीक जानकारी तो मिल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी वीडियो अब और तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाते हैं। महज 3 दिन का समय था और 3 दिन के समय में ही 1.5 से 2 मिलियन एकदम से इनके जब सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो इनकी पहचान और बढ़ने लगती है। अब ये यही नहीं बल्कि अखबारों में भी छाने लगते हैं, न्यूज चैनल पे भी आने लगते हैं और ये लगातार ये वायरल होते हैं। लेकिन इनकी 2 कमियां कह सकते हैं या इनकी 2 ये अच्छाइयां भी कह सकते हैं। ना तो इन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी है और ना ही बॉलीवुड की फिल्मों में कोई दिलचस्पी है, लेकिन इन्हें राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं उन पर बोलने की आदत होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर भी बोलते हैं और जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं किस तरह से आयोजित कराई जाती हैं
उससे बोलते हैं। ये बिहार की बात नहीं करते थे, बल्कि उत्तर प्रदेश की हो, दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो या पश्चिम बंगाल की बात हो, जिस भी सरकार ने कहीं अगर परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही की है, गड़बड़ी की है, तो उस पर बात जरूर करते थे। अब ये एक तरफ तो ये पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ बच्चों को, इनका जब नाम लगातार बढ़ने लगता है तो जो इनकी जगह थी वो भी कम पड़ने लगती है और बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। और इसी बीच में कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं। एक ये टीवी पर इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि एक बच्ची ने कहा कि आप ना मेरा जो बैच है वो सुबह में कर दीजिए, मुझे शाम में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। वो पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या जरूरत है? वो कहते हैं कि मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे किसी घर में जाना होता है, बर्तन मांजने पड़ते हैं और इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर मेरा टाइम बदल जाएगा तो मैं अपने हिसाब से वो काम करना शुरू कर दूंगी। जैसे इन्होंने ये बात सुनी, ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि अगर बच्चों के साथ इतनी दिक्कत है तो उन्होंने उस कोचिंग सेंटर में जो फीस का दायरा था बहुत ही डाउन कर दिया और बहुत डाउन करने के